नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल खान कैंसर में आज बात करूंगा। हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल पर आपका स्वागत, खैर मकदम। ये टॉपिक अलग अलग तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें। कैंसर जो है ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ भी है काफ़ी हद तक। अगर माना जाए तो 40 से 60% कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि कैंसर हम अपने शरीर में आने ना दें, और ये मुख्य रूप से बहुत सी चीज़ों पर निर्भर होता है, जिनको मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसमें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहा कीजिए, बने रहा कीजिए। ये 15-20 मिनट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इससे आपको इतना समय तो ज़रूर अपनी सेहत के लिए निकालना चाहिए, मेरी राय में। जैसे आप मनोरंजन के लिए निकालते हैं समय, ऐसी ये सेहत के लिए भी ज़रूर निकाला कीजिए। 15-20 मिनट हमें दे दिया कीजिए सप्ताह में एक बार। तो इसमें क्या होता है, लाइफस्टाइल होता है, एनवायरनमेंट होता है, जेनेटिक्स होते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, हम किस तरीके से सहन हमारा क्या है, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, और हमें जो जीन पूर्व माँ बाप ने दिया वो क्या है। इन तीन मुख्य रूप से इन तीन चीज़ों पे हमारी ये बीमारी निर्भर करती है। अब हम जेनेटिक्स पूल को तो बदल नहीं सकते, पैदाइश तो चेंज कर नहीं सकते, वो तो हमारा फैक्टर रहेगा। मान लीजिए वो 30% फैक्टर हमारा उधर है, तो 70% फैक्टर जो है वो हम कम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल प्लस एनवायरनमेंट प्लस जेनेटिक्स। तो हम दो चीज़ें इसमें मुख्य रूप से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट, ये हमारे हाथ में है। इसको हम रिस्क को कम कर सकते हैं कैंसर के। मैं कहीं पढ़ रहा था, फिर मैं सोच रहा था कि कैंसर आपको कैसे समझाऊं कि क्या होता है। तो आपने सुना कि कैंसर खराब सेल बनने लगते हैं शरीर में, वो इकट्ठे हो गए। कैंसर है बेसिकली आपके शरीर के कुछ भागों का नाराज हो जाना। आपके शरीर के कुछ भाग नाराज हो गए आपसे, जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। कैंसर की परिभाषा ये कैसी लगी आपको? ये परिभाषा भी बड़ी अनुकूल है, सटीक बैठती है कि कुछ भाग हमारे शरीर के हमसे नाराज हो गए और हमें कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, बिगड़ गए, अपने आप में चले गए, खुद पैदा हो रहे हैं, खुद बढ़ रहे हैं, जगह जगह जाके उसी तरीके के शरीर में भाग बना रहे हैं, उसी तरीके का फंक्शन कर रहे हैं जो आपको आवश्यकता नहीं थी, और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसे, क्योंकि आपकी कंट्रोलिंग पावर की क्षमता भी खत्म हो गई है। तो ये किस चीज़ों से निर्भर होता है? इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सूजन शरीर में आ जाना। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजा हुआ शरीर। मोटापा जिस तरीके से मैंने बताया था वो भी एक सूजन का कारण है, सूजन है वो भी एक तरीके की। टॉक्सिन प्रोडक्शन होते हैं जब सूजन होती है, टॉक्सिन्स बनते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर को खराब करें। और फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं मैंने वो भी बताया था कि जब हमने, मान लीजिए फ्री रेडिकल का सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है आपको याद होगा, मैंने बताया था अचार खाना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। क्योंकि जो हम खाना जब गलाते हैं तेल में रख के और ऐसी सनलाइट से, और वो गलता है बगैर हीट के, हल्की हीट पे, स्लो हीट, सनलाइट की हीट पे गल रहा है, या केमिकल्स की वजह से गल रहा है, या आपने उसमें जो दवाई नमक डाला, ये चीज़ें डाली, तो वो जब गलता है तो वो फ्री रेडिकल रिलीज करता है बहुत। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि हमारे जो H2O जैसे है, वाटर का एक हमारा कंपोनेंट है, H2O2 बना दिया उसने, ऑक्सीजन के दो पार्ट मिल गए। H2O2 जैसे रिलीज होगा वो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन जो परेशान है अपने आप को पूरा करने के लिए। वो कैसे पूरी होगी? O2, O सिंगल है और O2 डबल है, तो वो O जो 2 दूसरा लेगी वो शरीर के भाग से ले लेगी, तो वहां का DNA डैमेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये बहुत साधारण तरीके से मैं समझा रहा हूं उन लोगों को जो साइंस से दूर हैं, जो साइंस समझ नहीं पाते, उनके बारे में समझना इस तरीके से जरूरी है कॉमन भाषा में, जिससे आप समझ सकें। तो H2O2 जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हमारी है, उसमें ऑक्सीजन जब रिलीज होती है तो एक मॉलिक्यूल उठाती है अपना दूसरा ऑक्सीजन का, अपने आप को ठीक करने के लिए, संतुलन में लाने के लिए। जब संतुलन में लाएगी तो वो आपके मॉलिक्यूल को लेगी, उठाएगी ऑक्सीजन के शरीर के, तो इस तरीके से DNA डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है वहां पर। ये समझना है। अब हम बात करेंगे कि इन्फ्लेमेशन को कैसे दूर करें। तो सबसे मुख्य रूप से इसमें आपका खान पान जो है वो इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा। खान पान में आपका प्रोसेस फूड नहीं होना चाहिए। प्रोसेस फूड क्या होता है? जो फैक्ट्री में बनाया गया
और आपको परोसा गया। जो आपके घर में नहीं पका उसे हम प्रोसेस फूड कहते हैं। अब वो किस स्केल पे पक रहा है, एक आप हलवाई की दुकान से, जो आपका निजी हलवाई है, मोहल्ले में है, उससे आपने कुछ सब खरीद लिया, वो प्रोसेस फूड की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक ऐसी हलवाई की दुकान है जो फैक्ट्री में खाना बना रही है और सब जगह बेच रही है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी रखा होता है, डब्बा खोल के देखेंगे तो आप उसमें एक पैकेट निकलेगा प्रिजर्वेटिव का, वो प्रोसेस फूड के कैटेगरी में आ जाएगा। है तो मिठाई, लेकिन हो सकता है महीना पर पहले बनी हो सकता है 20 दिन पहले बनी हो, लिखा ये होगा कंज्यूम 24 घंटे के अंदर। अरे भाई 24 घंटे में तो खा लेंगे, लेकिन बनी कब थी? ऐसी पैटीज होती हैं जो आप बर्गर्स में खाते हैं, चिकन की पैटी है, वेजिटेबल की भी पैटी है, वो भी प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि उसका एक जो टाइम है उसमें बहुत से तरह के मीट मिलाए गए, बहुत से मीट्स को चर्न किया गया, उनमें बहुत से केमिकल्स भी डाले गए, उन्हें प्रिजर्वेटिव भी डाले गए, वो प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आ जाएगा। जो खाना मेरे घर में बन रहा है, किचन में बन रहा है, वो प्रोसेस फूड नहीं है। प्रोसेस फूड सारा वो खाना जो फैक्ट्री से बन के आ रहा है, चाहे दूध का डब्बा हो बच्चे का, चाहे बच्चे का खाना जो आप खिलाते हैं उसे शुरू में खीर बना के देते हैं डब्बे से निकाल के गर्म पानी मिला के, चाहे वो हो, कोई भी चीजें ये हैं, ये प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आती हैं भाई। ये इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं जो आपकी आंत को परेशान करते हैं, आंत को सुकून नहीं पहुंचाते, बड़ी आंत को, छोटी आंत को, दोनों को। इसमें दूसरी चीज क्या होती है? शक्कर। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं शुगर का क्या परेशानी है, शुगर क्यों होती है? मैंने इस पर रिसर्च करी, शुगर हम क्यों इतनी खाते हैं शौक से, यानी हम सेलिब्रेशंस में शक्कर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सेलिब्रेशंस में हमेशा शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे निकाह में जा रहे हैं हम, निकाह में गए तो वहाँ लड्डू मिले, हमने खा लिए फौरन। होता क्या है कि आप निकाह में या मंडप में शादी हो रही है, वहाँ कुछ दिखाएंगे, खिलाएंगे, तो आदमी भूखा आएगा उस वक्त तक, उसने तैयारी की, गया, वहाँ पहुँचा, अब वहाँ खाना तो परोसा जा नहीं सकता उस समय। तो होता क्या है कि आप जल्दी से चाहते हैं उसका पेट भर जाए, उसको उमंग आ जाए। तो शुगर जो होती है जल्दी उमंग पैदा करती है। शुगर की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि बगैर शरीर के काम किए ईंधन प्रोवाइड कर देती है, और वो ईंधन जो होता है वो स्पाइक देता है हमें। स्पाइक जो होती है शुगर की, वो मूड तो अच्छा करेगी, लेकिन ऑर्गन्स को डैमेज करने की क्षमता रखती है। किडनी डैमेज करेगी, सबसे जरूरी चीज किडनी है हमारी, गुर्दे पे जाके असर करती है। तो ये शुगर का सिर्फ ये मापदंड है, इसलिए जो इस शक्कर खाने की प्रथा डेवलप हुई वो इस बेस पे डेवलप हुई कि हम क्या परोस सकें उस समय जो इंसान का मूड अच्छा हो जाए उस सेलिब्रेशन में। तो वो है हमारा मीठा, वहां से प्रथा ये शुरू हुई। नमकीन थोड़ी खिला देंगे उस समय, नमकीन में तो डाइजेस्ट करेगा। अगर आपने समोसा दे दिया शादी में, खाली खिला दिया, तो कहेंगे अरे साहब इसमें तो समय लगेगा मूड अच्छा करने में, शक्कर खाने में तुरंत मूड अच्छा हो जाएगा। शराब में भी शुगर होती है, शराब भी शुगर से ही बनती है। वो स्वीटेंड ड्रिंक भी है और आपका प्रोसेस ड्रिंक भी है, और उसमें क्या है, आपका फर्मेंटेशन भी हुआ है। तो सब चीजें उसमें मिला के वो अल्कोहल का भी वही पर्पस होता है कुछ हद तक। फिर आप देखेंगे स्मोकिंग, सिगरेट पीना या तंबाकू का इस्तेमाल कह दीजिए। तंबाकू किसी भी तरह से हार्मफुल होती है शरीर में। मुंह में खाएंगे तो वो इन्फ्लेमेशन करती है, गाल अंदर से आपका जो जबड़ा होता है वो लाल हो जाता है, चमक आ जाती है। उसमें ऐसे लोग जो मुस्तकिल ये तंबाकू खाते हैं उनको मिर्च ज़्यादा खाने में परेशानी होती है, मिर्च लगती है, नमक ज़्यादा लगता है, तो वो भी इन्फ्लेमेशन मुंह के अंदर करती है। शराब के बारे में भी यही है। शराब क्या करती है, जहाँ जैसे आपने ज़बान पे टच करी और जब तक वो पेशाब के रास्ते से निकल नहीं गई, वो आपके पूरे शरीर को इन्फ्लेमेशन के माध्यम में बदल देती है, इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में कर देती है। कैंसर का मुख्य रूप से कारण शराब के जीभ से लेके और पॉटी तक जाना या पेशाब तक जाने तक है, पूरी शरीर में ये काम करती है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि हम इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। शक्कर खाने को मैंने मना नहीं किया है, शक्कर हम खा सकते हैं नियमित रूप से। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में अगर हमारा 40% कार्बोहाइड्रेट है तो खाली शुगर की जो मात्रा होगी, जिसको हम चीनी कहते हैं, आर्टिफिशियल शक्कर होती है ना ये, इसमें बनाने में क्या परेशानी होती है, सल्फर भी इसके अंदर होता है,
सल्फर खुद एक माध्यम टॉक्सिन है, बगैर सल्फर के शक्कर बनती नहीं है और निकाली नहीं जा सकती। तो हम शक्कर खाएं नियमित रूप से, बहुत कम मात्रा में खा लें। मिसाल के तौर पे आपने पूछा कितनी खा लें, अगर आप लड्डू खा रहे हैं तो आधा लड्डू कभी खा लिया आपने, एक भी पूरा मत खाइए। ये है हमारा मापदंड शक्कर का। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने क्या होते हैं जिनमें हमें इन्फ्लेमेशन नहीं हो, उस पर ध्यान देना है। सारी सब्जियां, अगर सख्त सब्जियां हैं, सकील हैं, तो उबली हुई सब्जी खाइए आप। उबली हुई सब्जी जो आप सलाद के तौर पे खा सकते हैं, थोड़ी सी आपने उसको हल्का सा स्टीम दे दी उसको, या उबाल दिया आपने हल्का पानी में, वो मुलायम हो गई, आपके पेट को बहुत राहत देगी। हल्दी मुख्य रूप से हम भारतीय खाते हैं, लेकिन हल्दी की मात्रा, अगर हम हल्दी वैसे दूध में भी पी लेते हैं तो हल्दी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। तीसरे नंबर पे आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप ढूंढ सकते हैं, फार्मेसी पे जाके पूछ सकते हैं, फार्मेसी के प्रोडक्ट्स में ओमेगा 3 अगर है वो भी अच्छे होते हैं। ओमेगा 3 जरूर खाना चाहिए। हमें फल खाना चाहिए, फल का जूस पीना मैंने मना किया है, फल जरूर खाइए। स्लीप का पैटर्न अच्छा होना चाहिए आपका, और आपका स्ट्रेस कंट्रोल होना चाहिए। इस पे मैंने अलग वीडियो बनाए हैं, स्लीप पे भी बनाया है, स्ट्रेस कंट्रोल पे भी बनाया है, ये आपको देखना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी के श्रृंखला में, इसी की कड़ी में हमारा वेट मैनेजमेंट आता है। हम सारे भारतीय ओवरवेट हैं, मान के चलिए, मेरी एज के, मुझ समेत। हमें अपना लक्ष्य होना चाहिए 5 से 7 किलो वजन कम करना है अपना। ये हमारे कैंसर के रिस्क को तकरीबन 30% कम करने की क्षमता रखता है। बेली फैट खास तौर से, पेट की बढ़ावा, जो पेट हमारा बढ़ जाता है, इसको करना चाहिए। पोल्यूशन के बारे में बात करें, पोल्यूशन पे भी वीडियो अभी हाथ में बनाया था मैंने। पोल्यूशन क्या होता है उसको भी आप जरूर देखिए। एक चीज आपको मैं बताऊं भाई, माफ कीजिएगा, बताना जरूरी होता है, बताना पड़ेगा। अगरबत्ती का इस्तेमाल बहुत करना वो भी गलत है। हमारे जहां पर हम पूजा पाठ करते हैं वहां अगरबत्ती रख लें, पूरे घर में अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। हर कमरे में अगरबत्ती जलाने से खुशबू आ रही है मुझे, ये अच्छा नहीं है। इसी तरीके से इसी श्रृंखला में जो आजकल रूम फ्रेशनर्स आते हैं, जो आप स्प्रे करते हैं रूम में पूरे, वो भी गलत होते हैं। वो भी एरोसॉल स्प्रे आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी श्रृंखला में मच्छर के जो कॉइल जलाते हैं हम मच्छर भगाने को, वो भी ठीक नहीं है। पुराने ज़माने वाली जो आपकी मच्छरदानी थी, नेट का इस्तेमाल वो कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आप नेट में सोइए, बारीक नेट लगाइए, मच्छर के उसकी स्मेल को भी हमें नहीं लेना है। वो भी हमारे लंग को इन्फ्लेम करती है, इन्फ्लेमेशन करेगी। इन्फ्लेमेशन लफ्ज़ याद रखिए, जहाँ कोई ज़्यादती होगी वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा होगा उस चीज़ से। अब मेरे बचपन में याद है, मेरे पिताजी क्या करते थे, पहले स्प्रे आते थे मच्छर मारने के, तो कमरे में कहते थे सब लोग बाहर चले जाओ, और हम उस तरीके से स्प्रे कराया करते थे। वो स्प्रे हो गया, पूरे मच्छर मार दिए। उसके बाद उन्होंने खिड़कियां खोली, उसमें जालियां लगी थी, पंखे चलाए, और एक आधे घंटे 1 घंटे बाद कहा भाई अब आ जाओ। तो हमारा एक ये रोज़ का किस्सा होता था कि अब ये मच्छर मारने की विधि शुरू होगी, रात होने वाली है। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। अब तो लोग बहुत सिंपल, खाली वो एक आपका वो लगा देते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट, जो खुशबू देता रहता है। वो सारी खुशबुएँ समझिए जब एक मच्छर को परेशान कर रही हैं, जो कि तो इंसान को भी तो परेशान करेंगी ना, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है बस खाली। ये चीज़ें हैं, कैंसर को कम करने का यही सारे तरीके हैं जिन्हें अपना के हम अगले 20 साल में चेंजेस देखेंगे कि कैंसर कम कैसे हुआ। इसी तरीके की, इसी श्रृंखला में बहुत से वायरसेस हैं जो कैंसर करते हैं। आपने देखा होगा जो आज की तारीखों में लड़कियों को वैक्सीन लगाते थे HPV का, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसमें सर्वाइकल कैंसर की संभावना होती है और लड़कियों में, तो उसको ख़त्म करने की तरीका यह है कि वो वैक्सीन लगा दिया जाए। हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगता है जो जिगर के कैंसर को ख़त्म करता है, कम कर देता है। हेपेटाइटिस C का वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस C का प्रिवेंशन है, वो ब्लड से होता है हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस B भी ब्लड से होता है। C का वैक्सीन कोई नहीं है, B का वैक्सीन है, तो B से भी हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। एक एप्स्टीन बार वायरस होता है, वो लिम्फोमा करता है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी खाने में, जो मैंने आपसे बताई थी, गट हेल्थ। हम एक बोलते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज़ है गट हेल्थ। हमारी आंत कितनी अच्छी है, सेहत में कितनी मजबूत है। आंत के लिए सबसे मजबूती जो है, आपको हैरत होगी सुन के, कि दही से होती है। दही, कितना ग्राम दही खाइए आप,
कम से कम 80 ग्राम दही रोज़ खाइए, चाहे घर का जमा दही क्यों ना हो, चाहे बाजार का लिया दही क्यों ना हो। 80 ग्राम दही आपके गट को बहुत हेल्दी रखेगा। दूसरा, फर्मेंटेड फर्मेंटेड खाना क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमने आटा रख दिया और 10-12 घंटे के बाद हमने उसमें रोटी पकाई, फर्मेंटेशन हो गया, जो फूल गया आटा, खमीर का आटा, खमीर बना देना। इस तरीके की ब्रेड्स भी आ रही हैं आजकल, सॉर्डो ब्रेड आती है, आपने देखा होगा, फूली हुई ब्रेड होती है, बीच में छेद से होते हैं बहुत से। तीसरी चीज़ मैं बताऊं, बहुत कम मात्रा में हफ्ते में 2-3 दिन सिरके का इस्तेमाल कर लीजिए। सिरका, विनेगर जो है, पहले ज़माने में शुगर केन की मिलती थी, गन्ने की विनेगर। अगर आपको गन्ने की विनेगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसको आप कम से कम महीने में 10 मरतबा या 7-8 मरतबा ज़रूर खाइए, हफ्ते में 3 दिन ज़रूर खाइए। कितने खाना है आपको सिरका? 1 चम्मच, बस 1 चम्मच सिरका चाहिए हमें। 5 ml का सिरका, 5 ml सिरका बहुत है हमारे लिए। ये ज़रूर है किसी को एलर्जी नहीं हो, उसमें थोड़ा सा एलर्जिक कंपोनेंट होता है, उसके बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा, ये ज़रूरी है। अब हमें ये देखना है कि डेली डिटॉक्स हम कैसे करें। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉडी को हम कैसे साफ़ कर दें। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप उसको सुनिएगा। आज गौतम साहब ने बताया कि वो लेने गए थे मुरब्बा बेल पत्थर का, वो महंगा हो गया, 30 रुपये किलो, ज़्यादा हो गया। अरे भाई, मैंने यूँ थोड़ी बोला था वीडियो कि आप सब खरीद लें, दुकानें खाली कर दें और महंगा कर दें। अपने अपने बेल आएगा अभी सीज़न में, आप अपने घर में मुरब्बा खुद डाल लीजिए। पानी पीना बताया था मैंने, पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, और थोड़ा बहुत चहलकदमी ज़रूर कीजिए। मुझ जैसे लोग जो इस एज में आ जाते हैं, जो हम एसी से निकलते नहीं, कार में एसी बैठते हैं, ऑफिस में एसी में बैठते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उनको रेडॉन से बचना है। वो मैंने रेडॉन गैस के बारे में बताया था, आप लोग देख भी रहे हैं उस वीडियो को। अब हम बात करें स्क्रीनिंग की, कि स्क्रीनिंग हमें कैंसर की भी प्रोटेक्शन देती है। अगर हमें अर्ली कैंसर पता चल जाए, जल्दी मालूम हो जाए, तो कैंसर के इलाज बहुत अच्छे हो गए और आप ठीक हो सकते हैं। स्क्रीनिंग में मेमोग्राफी, औरतों को 40 साल से ऊपर की औरतों को अपने ब्रेस्ट की जांच कराना चाहिए। मेमोग्राफी की जांच होती है, हल्का एक्सरे होता है, बहुत लाइट एक्सरे है वो। कोलोनोस्कोपी 45 साल से ऊपर के हैं, और जेनेटिकली मेकअप भी आपका ऐसा है कि जहां आंत का कैंसर, पेट का कैंसर होता है, तो कोलन की जांच ट्यूब डाल के कर ली जाती है, वो भी सुकून की है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं करती है, 15 मिनट का काम है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कर लेते हैं आप, तो वो भी कराना चाहिए। गायनी की डॉक्टर के पास जाएं औरतें, पैप स्मीयर करा लें अपना, नीचे से पैप स्मीयर होता है वो करा लें, HPV वायरस की जांच कर लें। जो स्मोकर्स हैं उनके लिए अपने फेफड़ों की जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है। किताब तो ये कहती है कि 5 साल में एक लो CT स्कैन होता है, लो पावर्ड CT स्कैन, वो भी करा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 साल में एक्सरे भी करा के देख लें, वो भी काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन देता है। उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है जो CT स्कैन देता है, लेकिन फिर भी एक्सरे इन्फॉर्मेशन देता है। मैं अपने यहाँ एक्सरे भी कराता हूँ। खून की जांचें नियमित रूप से साल में 1 बार, 2 साल में 1 बार कराते रहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल से जो रखेंगे लोग, उनको कैंसर नहीं होता, ये भी मिथ है, गलत है। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि हम अपनी जांच भी ज़रूर करें। शुगर से कैंसर बढ़ जाता है, ये गलत है, ये भी मिथ है, मैंने बता दिया था। जूसेस जो होते हैं, आजकल तारीख में आपने देखा होगा, ऐसे जूस आते हैं, कहते हैं साहब डिटॉक्स जूस है ये। जूस कभी डिटॉक्स हो ही नहीं सकता, वो डिटॉक्सिफाई नहीं करता है जूस। जूस हमेशा आपको शुगर देता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और शुगर स्पाइक पैदा करती है, मैंने बताया था, तो शुगर नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको बताना मुख्य रूप से थी। आप लोग सुखी संपन्न परिवार में रहें, खुश रहें, और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने रिश्ते अपने अच्छे बनाए रखें, रिलेशनशिप्स ऐसी रखें जो टॉक्सिक नहीं हो, जो हेल्दी रिलेशनशिप्स हो। इन सब चीज़ों से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो ये सब मैं बताना चाहता हूँ। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मुझसे आप दूर रहें। भगवान आप सबका भला करें। नमस्कार, जय हिंद।